नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी के वन लाइनर्स के अंदर। और आज हम फिर से अगेन सॉल्व करने वाले 100 MCQs। बहुत ही जल्दी छोटे से टाइम ड्यूरेशन के अंदर 100 MCQs आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसी से हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। प्लास्टिड्स जो हैं, प्लास्टिड्स कौन से सेल्स में एब्सेंट होते हैं? यहाँ पे यूजुअली जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस में एब्सेंट होते हैं, तो ये कंपैरिजंस हम यूजुअली एनिमल सेल और प्लांट सेल में करते हैं। तो प्लास्टिड में बेसिकली हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक तरह का प्लास्टिड होता है। इसी के साथ ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं, वो भी एक तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। तो प्लास्टिड्स में बेसिकली अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस करना है तो हम यहाँ पे याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है हम जानते हैं कौन सी कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कहाँ पे ये एब्सेंट होता है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? एनिमल सेल। एनिमल सेल के पास किसी भी तरह का क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल नहीं होता है। अगला देखिए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपसे पूछी है क्या होती है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पहले तो हम बोल देते थे ग्रीन लीव्स के अंदर होती है, बट अगर आपको एग्जैक्ट साइट बतानी हो तो वो कौन सी होगी? फोटोसिंथेसिस होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट, जो सेल ऑर्गेनल है कोशिका के भी। अब हम अंदर चले गए हैं, हमने क्या किया था, एक ग्रीन लीफ हमने ली, ग्रीन लीफ के बारे में हमने पढ़ा। ग्रीन लीफ के अंदर जो एक कोशिका थी, एक सेल, उसके अंदर हम गए और उस सेल के अंदर भी जब हमने जाकर देखा तो हमें पता चला कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है? हरित लवक के अंदर। ओके, अगला देखिए, डीएनए की फुल फॉर्म आपसे पूछिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डीएनए क्या है? डी से है आपका डीऑक्सी, फिर डीऑक्सी राइबो है, फिर एन से न्यूक्लिक एसिड है। एन सेम है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिफरेंट क्या क्या है डीएनए और आरएनए में, वो हम देखेंगे। पहला तो यहाँ पे है डीऑक्सी का ही डिफरेंस है। ओके, तो डीऑक्सी अगर आपने आरएनए में ऐड कर दिया, सो दैट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी तरह से हो सकता है आपसे आरएनए की जो कितने टाइप्स का आरएनए वो भी आपसे पूछा जाए। आरएनए जो 3 टाइप का होता है, एक होता है mRNA, ठीक है, एक होता है tRNA और एक होता है आपका rRNA। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं एकदम। अगेन यहाँ पे इसके कितने टाइप है वही पूछा है, M, T और R 3 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एक और जो है वो हो सकता है आपको पूछा जाए और मे बी ना भी पूछा जाए, वो HNRNA भी होता है, बट उसको एज अ टाइप इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो टाइप्स में हम इन 3 को ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म से बहुत ही सिंपल। अगेन एड्स की फुल फॉर्म आपसे पूछे, एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी? ए फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का क्या मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे आपके पास सिम्टम्स होंगे और उन सिम्टम्स का कलेक्शन होगा। जब बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं तो हम उसे सिंड्रोम बोलते हैं डिजीज की बजाय। अगला है आपके पास में एलाइजा। एलाइजा एक मेथड है इन्वेस्टिगेशन का और इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, ये भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। अगेन आपके पास में एक और फुल फॉर्म है पीसीआर। पीसीआर के अंदर क्या होता है? डीएनए का अगर आपके पास एक बहुत छोटा सा टुकड़ा भी है तो आप उसको एम्पलीफाई करके बहुत बड़ा डीएनए जो है बना सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इस प्रॉपर्टी की वजह से पीसीआर जो है, पीसीआर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्राइम साइट्स पे। तो क्राइम साइट्स में अगर आपको एक छोटा सा स्ट्रैंड भी डीएनए का अगर अवेलेबल हो जाता है तो हम उसे एम्पलीफाई कर लेते हैं, उसका कंप्लीट डीएनए जो है बना लेते हैं उससे, और उसके बाद में ये हमें हेल्प करता है जो भी क्रिमिनल है उसको पकड़ने में। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्ड सीडेड वैस्कुलर प्लांट्स आपसे पूछा है कि कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे वैस्कुलर प्लांट्स बोला है, तो वैस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम इन दोनों का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हो गया था? टेरिडोफाइट से। उसके बाद में आपको पूछा है नेकेड सीडेड, यानी कि इसके अंदर जो सीड्स होते हैं उस सीड के बाहर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। और नेकेड सीडेड अगर आपको कहीं पर भी दिया हुआ हो तो नेकेड सीडेड हमेशा ये होगा जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है उसका मतलब ही यही है कि सीड्स जो होती हैं उसकी वो नेकेड होती हैं। ओके, यानी उसकी कोई कवरिंग नहीं होती है। अगला है फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं। फ्लावर जो है अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। जो जिम्नोस्पर्म्स है उसके बाद में एंजियोस्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, सो फ्लावर्स आर कैरेक्टरिस्टिक टू एंजियोस्पर्म्स। देन एंजियोस्पर्म्स के अगर आपको टाइप पूछे जाएं तो एंजियोस्पर्म्स 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं और डाइकॉट्स होते हैं। ठीक है,
डाइकॉट्स या फिर डाइकोटिलिडन्स। देन हम आपको दो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स पूछे हैं, साइकस और पाइनस, ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? साइकस और पाइनस ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स के। अगला पूछा है कि एल्गी और फंगाई जो है इन दोनों के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इनके बीच का जो सहजीवी संबंध है उसको एक साथ किस नाम से जाना जाता है? उसे हम जानते हैं लाइकेन के नाम से। किसके और किसके बीच में होता है ये एसोसिएशन? शैवाल के बीच में और कवक के बीच में। ओके, अगला देखिए, अगला आपसे पूछा है कि जिंजर और टर्मरिक जो है, जिंजर आपकी अदरक और जो आपकी हल्दी है, इन दोनों की जो मॉडिफिकेशन है एक्चुअली ये दोनों जो है आपकी पाई जाती है अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर, यानी कि सॉइल के अंदर पाई जाती हैं। अब सवाल ये है कि सॉइल के अंदर पाई जाती हैं तो क्या ये रूट है? नहीं, इसीलिए तो ये सवाल आपसे पूछा गया है। जिंजर और टर्मरिक जो है ये रूट नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम मॉडिफाई होकर के एक तो अंडरग्राउंड हो गई है, सॉइल के नीचे चली। सो यहाँ पे जो कैच था वो क्या था कि जिंजर और टर्मरिक दोनों ही जो है वो अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, आपके सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आंसर जो है वो रूट होगा। ये दोनों क्या है? आपके जो स्टेम है, स्टेम जो तना पार्ट है उसके मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन कैसे है? क्योंकि स्टेम कभी भी अंडरग्राउंड नहीं पाया जाता है और स्टेम का फंक्शन फूड स्टोरेज का नॉर्मली नहीं होता है, इसलिए हमने इसे बोला है कि ये किसका संशोधन है? ये स्टेम का संशोधन है। अगला सवाल देखिए, अगला है कि रेडिश जो है, मूली जो है, मूली किसका मॉडिफिकेशन है? तो मूली रूट का ही मॉडिफिकेशन है। और यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन है कि जो आपका रूट का फंक्शन जो है वो नॉर्मली क्या होता है? केवल वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर को बाकी पार्ट्स के लिए एब्जॉर्ब करना, पर यहाँ पे फूड को भी स्टोर कर रही है। तो याद आपको ये रखना है कि रेडिश एक्चुअल में रूट ही है। और पोटैटो, पोटैटो के लिए अलग से टर्म यूज़ करी जाती है। पोटैटो जो है ट्यूबर का एग्जाम्पल है, अगेन ये आपकी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो इन सब के अंदर ये आपके लिए कुछ कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो इनको आप एक साथ याद रखें, इसीलिए हमने एक साथ क्वेश्चंस जो है वो करवाए हैं। स्वीट पोटैटो देखिए, अगला स्वीट पोटैटो और पोटैटो, ऐसा नहीं करना है कि पोटैटो ट्यूबर है तो स्वीट पोटैटो को भी ट्यूबर कर दिया। ठीक है, स्वीट पोटैटो क्या है? एक रूट है। ठीक है, शकरकंद जो है अगेन एक जड़ है। अगला आपको बताना है कि अगर पॉलिनेशन जो है, परागण जो है वो अगर हवा की मदद से होता है तो उसे आप क्या कहोगे? तो उसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो है एनिमोफिली। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड जो है वो तो एनिमो आ रहा है, तो एनिमो की वजह से आपको ये नहीं सोचना है कि एनिमो है तो शायद एनिमल्स की वजह से होगा। नहीं, एनिमो का मतलब ये नहीं है कि ये एनिमल्स की वजह से है। ये किस वजह से है? ये पॉलिनेशन, ये है हवा की मदद से। ओके, पॉलिनेशन बाय वाटर, तो इसमें आप हाइड्रो जो है उससे याद कर सकते हो। हाइड्रो, हाइड्रो टर्म हम यूजुअली वाटर के लिए यूज करते हैं, तो हाइड्रोफिली का मतलब क्या है? वाटर से पॉलिनेशन। ठीक है, इंसेक्ट्स के लिए आपसे पूछा है कि अगर जो कीट हैं, कीटों के द्वारा अगर परागण होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एंटोमोफिली। ठीक है, एंटोमो फॉर इंसेक्ट्स। देन बैट्स के लिए हम यूज करेंगे चिरोप्टेरोफिली, और बर्ड्स के लिए हम यूज़ करेंगे ऑर्निथोफिली। तो ये कुछ टर्म्स है, देखिए ऑर्निथो वर्ड जो है वो बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली याद रखोगे कि ऑर्निथो बर्ड्स के लिए है, तो बर्ड से पॉलिनेशन है तो सिर्फ हमें उसके आगे क्या करना है? फिली ऐड करना है। सेम बैट्स के लिए है चिरोप्टेरो ऐड करना है आपको, और इंसेक्ट्स के लिए है एंटेमो। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है, जो आपको ज़्यादा ध्यान देके याद रखना है वो है एनिमोफिली, क्योंकि एनिमोफिली जो है वो एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन को हम नहीं बोलते हैं। यहाँ पे पॉलिनेशन या जो परागण है वो किसकी सहायता से होता है? विंड की सहायता से, हवा से। अगला देखिए, आपको एक प्लांट हार्मोन का नाम बताना है जो कि क्या करता है? डॉर्मेसी जो है सीड्स की, वो उसको ब्रेक करता है। बीजों की जो निष्क्रियता है उसको समाप्त करने का कार्य कौन से प्लांट हार्मोन का होता है? तो ये कार्य होता है साइटोकाइनिन का। ठीक है, आपने प्लांट हार्मोन्स पढ़े होंगे, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है। ठीक है, तो उनमें से आपको बताना था कौन सा रिस्पॉन्सिबल है डॉर्मेसी को ब्रेक करने के लिए, दैट इज साइटोकाइनिन। अगला आपको गैशियस प्लांट हार्मोन बताना, यानी कि जो यूजुअली गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसका एग्जाम्पल है आपका इथाइलिन। ओके, ABA आपको बताना है, एक प्लांट हार्मोन ही है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। अगला है एक प्लांट हार्मोन विच प्रिवेंट्स द प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीफ। अब कभी कभी क्या होता है, लीव्स जो हैं वो पूरी तरह से ग्रो ही नहीं कर पाती है, उससे पहले ही वो पेड़ से सेपरेट हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स, समय से पहले ही अगर जो लीव्स का गिरना है उसे। आपको एक प्लांट हार्मोन बताना है जो ये नहीं होने देता है। वो प्लांट हार्मोन आपका कौन सा है? ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स को नहीं होने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ज़्यादातर प्लांट हार्मोन्स के बारे में एक एक क्वेश्चन तो डिस्कस किया है। जो बच गया है वो कौन सा? आपका जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, उसके बारे में भी हम क्वेश्चंस देखेंगे बट बाद में।
अगला आपको बताना है कि मोस्ट ड्यूरेबल सॉफ्ट वुड कौन से प्लांट से ऑब्टेन करी जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चन हमने एक साथ ही रखे हैं, एक में आपसे सॉफ्ट वुड पूछा गया है और एक में आपसे वुड पूछा गया है। तो सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से जो आंसर है उसमें चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है। इफ़ इट इज़ आस्क्ड कि सॉफ्ट वुड कौन सी है जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, तो वो आपको मिलती है सेड्रस ट्री से, सेड्रस ड्यूडेरा, देवदार की ट्री से आपको सबसे टिकाऊ मुलायम लकड़ी मिलती है। तो यहाँ पे कैच क्या है, मुलायम लकड़ी, सॉफ्ट वुड। ओके, बट अगर आपसे सिंपली वुड पूछी है तो उसका आपका नाम होगा टेक्टोना ग्रैंडिस या फिर टीक। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ जो चेंज था जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। ओके, अगला देखिए, अगर ग्रीन प्लांट जो है, हरे पौधे जो है, उनको नाइट्रोजन यूज़ करनी है तो कौन कौन से फॉर्म में वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में काफ़ी प्रेजेंट है, बट N2 की फॉर्म में प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में और NH4+ की फॉर्म में। ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट NO2- एंड NO3-। ठीक है, तो ये इनके केमिकल फॉर्मूले हो गए। नाइट्रोजन डायरेक्टली N2 नहीं लिखना है, N2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता है। अमोनिया को अगर आपको कन्वर्ट करना है नाइट्राइट के अंदर तो कौन कौन से बैक्टीरिया, अब देखिए नाइट्रोजन जो साइकिल है उसकी मैक्सिमम जो स्टेप्स हैं, हर स्टेप के अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया का फंक्शन होता है। यहाँ पे आपको पूछा है कि सबसे पहले जो अमोनिया है, अमोनिया को अगर नाइट्राइट में कन्वर्ट करना है तो कौन से बैक्टीरिया ये काम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में दो बैक्टीरिया हैं, नाइट्रो कॉमन है उनके अंदर, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ये दोनों बैक्टीरिया काम करेंगे आपका अमोनिया का नाइट्राइट में कन्वर्शन। अगला है, जब नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो गया उससे अब हमें कन्वर्ट करना है नाइट्रेट के अंदर। ठीक है, ये कौन सा बैक्टीरिया करेगा, ये बैक्टीरिया आपके पास एक ही एग्जाम्पल है और वो कौन सा है, नाइट्रोबैक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, नाइट्रोजन साइकिल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको ये याद करनी है। मोस्ट न्यूमरस फॉर्म्ड एलिमेंट फाउंड इन RBC। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं उन्हीं को फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा है आपके रक्त के अंदर। तो संख्या के हिसाब से अगर आप देखोगे, संख्या के हिसाब से ही सवाल पूछा है, तो RBCs जो है उनका नंबर WBC प्लेटलेट सबसे बहुत ज़्यादा अधिक होता है। और अगला सवाल यही है कि एवरेज RBC काउंट कितना होगा एक एडल्ट ह्यूमन में, और ये कितना होता है 4.5 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट है। टोटल नंबर इसका कितना है 4.5 to 5 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा अधिक है। अगर आप देखोगे WBCs को तो उनका नंबर थाउजेंड्स के अंदर होता है, यानी कि उसके बाद में लाख, 10 लाख, उसके बाद में कहीं मिलियन आता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनके नंबर्स में। जो फीटस है आगे आपसे पूछा है, उसके अंदर जो RBC का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है फीटस। फीटस के अंदर RBC का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फीटस के अंदर RBC का फॉर्मेशन होगा दो ऑर्गन्स के अंदर, और वो कौन से हैं आपके, लिवर और स्प्लीन। बट यही क्वेश्चन अगर आपसे एडल्ट्स में पूछा जाए तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। एडल्ट्स के अंदर जो RBC हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो के अंदर, और वो भी कौन से में, रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, बोन मैरो आपका, बोन जो है बड़ी बड़ी बोन्स जैसे आपका फीमर है, ह्यूमरस है, इनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है और वहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, RBCs का। आपको एक आयन बताना है ऐसा जो कि एसेंशियल है ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस के लिए। ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस के लिए कैल्शियम आयन बहुत ज़रूरी है, और अगर विटामिन यहाँ पे आपको पूछा जाए जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए एसेंशियल है तो वो कौन सा होगा, विटामिन के। हेरिडिटी की यूनिट क्या होती है, आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है, जीन जो है वो हेरिडिटी की यूनिट होती है। ठीक है, हेरिडिटी होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरह से आपके जीन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। ओके, अब एक जीन है उसके दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे इसका सबसे इजी एग्जांपल है आपका जो पी प्लांट है, उसके अंदर जो टॉलनेस का ट्रेट था वो, कि एक जो है अगर आपका पी प्लांट टॉल है और दूसरा अगर ड्वार्फ है, तो ये जो है आपका लंबाई के दो अलग अलग ट्रेट्स हैं, दो अलग अलग रूप हैं, कि या तो आपका पौधा जो है जो पी प्लांट है, मटर का पौधा, या तो वो लंबा हो सकता है या फिर वो बौना हो सकता है। तो उसके लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक को कैपिटल टी के फॉर्म में और एक को स्मॉल टी के फॉर्म में। और ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये जाने जाते हैं एलील्स के नाम से। ओके, तो एक जीन के जो दो अलग अलग रूप होते हैं उन्हें हम कहते हैं एलील। ओके, अगला आपको बताना है कि वो डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली स्प्रेड हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस या फिर संचारी रोग, जो आराम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है।
एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज डेफिशिएंसी ऑफ, अगर किसी चोट के कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो किसकी डेफिशिएंसी को दर्शा सकता है? हो सकता है वहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये तो हमें पता चल रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस होता जा रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे विटामिन के की डेफिशिएंसी हो उस पर्सन के अंदर। हीमोफीलिया का आगे आपको पूछा है कि हीमोफीलिया किस तरह की डिजीज़ है। हीमोफीलिया एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, वंशानुगत रोग है, यानी कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैलती रहती है, यानी कि आगे जाती रहती है। ओके, आपको एक ऐसी डिजीज बतानी है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण हो सकती है। विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण तो हमने अलग अलग विटामिन की अलग अलग डिजीजेस पढ़ी थी। प्रोटीन डेफिशिएंसी की ये इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि कौन सी है? क्वाशियोरकर। ठीक है, ये है आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली एक डिजीज। अगला देखिए, आपको डेफिशिएंसी डिजीज, अगर कोई भी तरह की आपको डेफिशिएंसी डिजीज है, चाहे वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी डिजीज हो, चाहे वो विटामिन की डेफिशिएंसी हो, या फिर आयरन की, आयोडीन की, इनमें से किसी की भी हो, तो अगर उसे आपको प्रिवेंट करना है तो क्या करना है? आपको अच्छा खाना खाना चाहिए जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, या फिर इसको हम और सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि आपको बैलेंस्ड डाइट जो है वो लेनी चाहिए। बैलेंस्ड डाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इस तरह की डेफिशिएंसी डिजीजेस से को प्रिवेंट करना है तो। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में जो ब्लाइंडनेस है, नेत्रहीनता का सबसे मेन कॉज जो है, सबसे मुख्य कारण कौन सा है? वो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। What are the health effects of excessive fluoride in drinking water? अब ड्रिंकिंग वाटर जो है आपका पीने का पानी, उसमें फ्लोराइड जो है वो सप्लाई के पानी में ऐड होकर के आता है, बट अगर एक्सेस अमाउंट्स में वो फ्लोराइड ऐड हो तो वो क्या हेल्थ इफेक्ट कॉज कर सकता है, वो आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डाल सकता है? तो एक डिसीज है, एक प्रॉब्लम है फ्लोरोसिस नाम की। फ्लोरोसिस प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है अगर एक्सेस फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट हो तो। अगला है कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है, पोषक तत्वों का जो एब्जॉर्प्शन है, इसके साथ साथ जो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी है, वो कौन सी स्ट्रक्चर से होता है? तो ये होता है रूट से। रूट्स जो है पानी को और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो वहाँ पे सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, उन सबको लेकर के आती है कहाँ पे? बाकी पार्ट्स जो है उन तक, स्टेम में चला जाता है, फिर वो लीव्स में, तो सारे ट्रांसपोर्ट का काम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का होता है, रूट का। हाउ मेनी एसेंशियल एलिमेंट्स डस अ प्लांट रिक्वायर? प्लांट को कितने ऐसे एलिमेंट्स की ज़रूरत है जो उसके लिए एसेंशियल हैं, यानी कि अनिवार्य हैं? तो 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं प्लांट्स के लिए जो एसेंशियल हैं, जिनको फर्दर हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बताना है। प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक है। तो प्लांट्स, कुछ एल्गी, इनके सिर्फ यही कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉपिक हैं। इसके अलावा जैसे आप फंगाई देखोगे, एनिमल्स देखोगे, सबके सब कैसे हैं? हीटेरोट्रॉपिक, यानी कि ये अपना भोजन, उसका निर्माण जो है वो स्वयं नहीं करते हैं। विच सिस्टम प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स? कौन सा ऐसा सिस्टम है आपकी बॉडी का जो डिसीज कॉजिंग, जो आपको रोग कारक जो सूक्ष्म जीवी हैं उनसे बचाते हैं? तो ये आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम के अंदर आपकी जो इम्यूनिटी है पूरी, उसके लिए जो अलग अलग तरह के सेल्स हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं इन तरह की डिजीज से। अगला सवाल है, कौन सा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसके अंदर आप इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हो? तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका इम्यून तो आएगा ही, और उसके साथ में लॉजी, क्योंकि लोगोज का मतलब होता है स्टडी। तो ये कौन सा हो गया आपका? इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। ओके, अगला है जो आपका एग होता है, यूजुअली जो खाया जाता है, उसके बारे में बात करी गई है। वो कौन कौन से चीज़ों का रिच सोर्सेस है? तो एग जो है प्रोटीन, विटामिन एज वेल एज मिनरल्स, तीनों का एक रिच सोर्स होता है। फूड कंपोनेंट इज रिच इन फैट। आपको वो फूड कंपोनेंट्स बताने हैं जो जिनके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, वसा जो है वो प्रचुर मात्रा में जिनमें प्रेजेंट हो। ये है जैसे आपका बटर है, चीज़ है, ऑयल है, घी है, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं उन फूड आइटम्स के जिनके अंदर फैट का अमाउंट ज़्यादा होता है। ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। अब कुछ ऐसे मिनरल्स हैं आपकी बॉडी के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही अधिक होती है। जैसे आयरन की हम बात करें, आयरन आपकी हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम आपके न्यूरॉन्स जो है, नर्व सेल्स जो है, उनके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो वहाँ पे रेगुलर सोडियम की रिक्वायरमेंट रहती है।
और कैल्शियम के बहुत सारे फंक्शंस है। कैल्शियम ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। तो वैसे तो बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स हैं, बट ये 3 उनमें से हम बोल सकते हैं कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे हैं, आयरन, सोडियम एंड कैल्शियम। अगला देखिए, आपको सवाल बोला है कि पोटैटोज, सीरियल्स, बीन्स, पल्सेस एंड ओट्स, ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये सारे किसमें रिच हैं? इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस हैं, यानी इनको खाने से आपको ये डायरेक्टली आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी मेन एनर्जी के सोर्स होते हैं। पीसीआर टेक्निक जो हमने बोला था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? इसकी डिस्कवरी करी थी कैरी मुलिस ने। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने क्या किया था? पीसीआर को डिस्कवर किया था। एक टेम्पररी ऑर्गन आपको बताना है जो क्या करता है, जो मदर और फीटस को कनेक्ट करता है, ठीक है, जो माँ और उसके भ्रूण उन दोनों को जोड़ता है, लेकिन वो एक टेम्पररी ऑर्गन है। जब जो प्रेगनेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में वो जो है बॉडी से अपने आप ही एक्सपल हो जाता है, तो उसका नाम है आपके प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कनेक्ट करता है मदर को और फीटस को, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स फीटस को चाहिए होते हैं वो सब उसे प्लेसेंटा के थ्रू मिलते हैं, जब तक कि वो यूट्रस के अंदर रहता है। अगला आपसे पूछा है कि स्पर्म जो है, ह्यूमन स्पर्म, उसके लोकोमोशन के लिए उसके पास में कौन सी ऐसी एडिशनल स्ट्रक्चर है? तो स्पर्म के पास में अपना फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो लोकोमोट कर सकता है। स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, स्पीसीज है, जीनस है, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, इनमें आपसे पूछा है कि सबसे छोटा इनके अंदर कौन सा है, या फिर सबसे छोटा टैक्सॉन कौन सा है, या फिर आपको यूनिट भी पूछ सकते हैं क्लासिफिकेशन की, वो कौन सी होती है आपकी? स्पीसीज। स्पीसीज वर्गीकरण का सबसे छोटा वर्गक है, यानी कि उससे आप ज़्यादा और नहीं कर सकते। डुओडेनम से पूछा है आपको, डुओडेनम जैसे ही आपका स्टमक जो है, ये स्टमक देखिए आपका इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टमक जहाँ पे एंड होता है उसके बाद में ही आपका डुओडेनम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे थोड़ा, हाँ, ये वाला पार्ट है आपके डुओडेनम का। तो डुओडेनम के लिए बोला जाता है कि आपको कौन सा शेप अपीयर हो रहा है? सी शेप की। डुओडेनम एक सी शेप का स्ट्रक्चर है। और वहीं आपको स्टमक का भी पूछा जाता है। स्टमक के लिए हम बोलते हैं कि स्टमक का शेप जे शेप का है। मुझे भी नहीं लगता है कभी भी जे शेप का, डायग्राम से भी ऐसे ही शो किया जाता है, बट ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। डुओडेनम इज सी शेप्ड एंड स्टमक इज जे शेप्ड। अगला है द साइंस ऑफ रियरिंग, इम्प्रूवमेंट एंड केयरिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। उसको क्या बोलते हैं? जो घरेलू जानवर है उनका पालन पोषण, उनको सुधार करना, उनकी देखभाल करना, ये पूरी प्रोसेस है। इसको क्या कहते हैं? इसे पशुपालन कहते हैं या फिर एनिमल हस्बेंडरी कहते हैं। अगला सवाल इससे थोड़ा सा रिलेटेड ही है। अगले सवाल में देखिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपका पनीर है, दही है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मिल्क के, उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? डेयरी साइंसेस। और जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स वाले यूजुअली जो एनिमल्स होते हैं या फिर आपके घरेलू जानवर, उनका पालन पोषण और बाकी सब आप क्या आएगा? एनिमल हस्बेंड्री में। वो ज़रूरी नहीं है कि वो मिल्क से रिलेटेड ही हों, और भी जानवर हो सकते हैं, कोई भी। ओके। अगला रिंगवॉर्म पूछा है आपसे। दांत किस तरह का एक इन्फेक्शन है? सबसे पहला तो स्किन पे होने वाला एक इन्फेक्शन है, ठीक है, और ये फंगस की वजह से होता है, ठीक है। अगर किसी को रिंगवॉर्म है, उससे आप उनके टॉवल्स अगर शेयर करते हो या फिर उनके कॉम्स वगैरह, क्लोथ्स वगैरह शेयर करते हो, तो हो सकता है आपको भी फंगल इन्फेक्शन हो जाए और आपको भी दांत हो जाए। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के बारे में पूछा है, ये क्या कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी देखिए नाम में ही आपको बता दिया ये क्या कॉज करता है? न्यूमोनिया। अगला देखिए, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी थी? कि जो सबसे पहले हमारे पास बहुत ही छोटे पार्टिकल्स थे, उनसे कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ है धीरे धीरे बहुत सालों के बाद में। ये थ्योरी दी थी ओपेरन और हेल्डेन ने, ठीक है। उसके बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया था। किसने प्रूव किया था उसको? मिलर ने प्रूव किया था, ठीक है। अगला ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो अर्थ है वो कितना साल पुराना है, कितने साल पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था? तो बिग बैंग थ्योरी को तो हम सब जानते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी माना जाता है कि उसकी वजह से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और जो आपका अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। इतने साल पहले फॉर्मेशन हुआ था अर्थ का। और इसी अर्थ पे लाइफ जो है, जीवन की शुरुआत कितने वर्षों पहले हुई थी? तो वो हुई थी 4 बिलियन साल पहले, 4 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि धरती के बनने के 500 बिलियन साल बाद में शुरू हुआ था धरती पर जीवन। ओके, तो 500 बिलियन साल लगे थे जीवन को बनने में या फिर लाइफ को शुरू होने में। ओके, ठीक है।
अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो बहुत बार दी जाती है, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, कि ये जिराफ के रेस्पेक्ट में बहुत ही ईजिली समझी जाती है कि जिराफ ने क्या किया, अपनी जो नेक थी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है, और उसको यूज़ करने की वजह से क्या हुआ, उसकी नेक जो है वो इतनी लंबी हो गई है ऐसा। और इसके साथ साथ में वो भी बोला गया कि जो स्नेक्स थे, स्नेक्स को अपने पैरों का इस्तेमाल ज़्यादा करना नहीं था, तो इस वजह से धीरे धीरे उनके अंदर पैर गायब हो गए, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो शोल्डर वाली बोन्स हैं और जो आपकी पेल्विस की बोन्स हैं वो पाई जाती हैं, बट उनमें लिम्स नहीं होते हैं। तो ये जो थ्योरी दी थी यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स की, ये किसने दी थी, ये दी थी लेमार्क ने। लेमार्क के इसी कॉन्सेप्ट को लेमार्किज्म भी बोला जाता है। तो लेमार्क भैया ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि अगर आप अपने किसी ऑर्गन को बहुत ज़्यादा यूज़ में लोगे तो उसका इवोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वो आपके अंदर उसके एडिशनल कैरेक्टर्स शो होंगे। बट अगर आप किसी ऑर्गन को यूज़ नहीं करोगे, कम यूज़ करोगे, तो धीरे धीरे वो रिग्रेस हो जाएगा। लेकिन ये थ्योरी सही नहीं थी, पर अभी भी इसमें सवाल आता है कि ये किसने दी थी ये थ्योरी, तो ये किसने दी थी, लेमार्क ने। Okay, wings of butterfly and wings of bird are example of। तो butterfly और जो birds हैं इनके wings हैं किसके example हैं, तो ये दो हम पढ़ते हैं, homologous organs और analogous organs। उनमें से जो butterfly और birds के जो wings हैं ये examples होते हैं आपकी homologous organs के, ठीक है। अगला देखिए फॉसिल्स के बारे में आपको पूछा है, जो जीवाश्म हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। रॉक्स देखिए 3 तरह की होती हैं, सेडिमेंटरी होती है, मेटामॉर्फिक होती हैं और इग्नियस होती हैं। उनमें से फॉसिल्स जो हैं वो आपको यूजुअली यानी कि सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे सेडिमेंटरी रॉक्स के ही अंदर। ओके, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पूछा है, किसने दिया था, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। इन्होंने ये बोला था कि इवोल्यूशन जो है वो किसी भी यूज़ या डिसयूज़ से नहीं हो रहा है, वो हो रहा है म्यूटेशन की वजह से। यानी आपका जो जीनोम है उनमें क्या होता है, कोई भी म्यूटेशन हो जाता है इजीली। आपका जो पूरा जीन सीक्वेंस है उसमें अगर एक जगह भी कोई चेंज हो जाता है, कुछ नई चीज़ का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन वाली थ्योरी किसने दी थी, ह्यूगो डी व्रीज ने। ओके, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये किसके एक्सपेरिमेंट्स के बाद में प्रूव हुआ था। तो देखिए पहले कंफ्यूजन था बहुत ज़्यादा कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है या फिर आरएनए है या फिर प्रोटीन्स है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, धीरे धीरे पहले लोगों को पता चला कि नहीं, प्रोटीन तो जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इसी तरह से फिर आरएनए पता चला, बट फाइनली ये किसके एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो पता चला था हर्शे और चेज नाम के 2 साइंटिस्ट थे, इनके एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। फंगस के बारे में पूछा है, जितने भी फंगस हैं बिना किसी एक्सेप्शन के सारे कैसे हैं, हेटेरोट्रॉपिक हैं, यानी कि ये अपने भोजन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ओके, सेम एनिमल्स के साथ में भी है। एडिबल फंगाई के आपको कुछ नाम बताने, मशरूम्स जो है, मशरूम्स आपके एडिबल फंगाई होते हैं। ओके, अगला है जेनेरा प्लांटरम, एक नाम की बुक है, वो किसने लिखी थी, वो लिनेयस ने लिखी थी, ठीक है। ओके, नाम है बुक सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड। हाँ, आईसीबीएन आपसे पूछा है कि आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है। आईसीबीएन है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। बोटानिकल यानी कि आपका जो प्लांट से रिलेटेड है, तो प्लांट्स की जो नेमिंग वगैरह है उसके लिए आपका एक इंटरनेशनल कोड या फिर है जो उसको हम बोलते हैं आईसीबीएन। और इसी तरह आईसीजेडएन अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो एनिमल से रिलेटेड है। ओके, मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। तो देखिए सबसे पहले मोनेरा को अलग किया गया था और बाकी 4 किंगडम्स को इनको किया गया था सेल के बेसिस पे, क्योंकि सिर्फ मोनेरा ऐसा है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है और बाकी आपके जो चारों किंगडम है उनमें यूकैरियोटिक है, ठीक है। उसके बाद में मोनेरा के बाद में आपका आता है प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन हुआ और सबसे बाद में आपकी जो 3 किंगडम्स बचे थे उन तीनों का जो क्लासिफिकेशन है वो हुआ था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, ठीक है। अगला आपको पूछा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स जो है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स यूजुअली आपके बैक्टीरिया हैं, उसके अलावा कुछ एल्गी भी है और ये सारे आपके किसमें पाए जाते हैं, मोनेरा किंगडम के अंदर, ठीक है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, नाइट्रोबैक्टर देखा था, नाइट्रोकोकस देखा था, ठीक है। और ये सारे क्या थे, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं आपके, मोनेरा किंगडम में। Grouping living organisms on the basis of their similarities and dissimilarities। लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप एक साथ ग्रुप करते हो ये बेसिस पे कि उनमें कुछ सिमिलैरिटी और कुछ उनमें डिसिमिलैरिटी, उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टैक्सोनमी। ओके,
हाई बायोलॉजिकल BOD अगर है वाटर के अंदर, कोई ऐसा वाटर है जिसका BOD अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वहाँ पे उस जो भी प्रदूषण है उसको रिमूव करने के लिए। एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किसके ऊपर होते हैं? एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। इसीलिए एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जैसे अगर आपने ज़ुकाम के अंदर एंटीबायोटिक्स ली है तो उसकी वजह से आपका ज़ुकाम जो है वो ठीक नहीं होता है, उसकी वजह से सिर्फ आपकी जो सिम्टम्स हैं ज़ुकाम की वजह से, जैसे आपका अगर फीवर है, थोड़ा बहुत सर दर्द है, ये सब ठीक हो जाता है, बट जो एक्चुअल में ज़ुकाम है वो ठीक 1 हफ्ते के अंदर ही होता है। मेटाबॉलिज्म से आप क्या समझते हैं? मेटाबॉलिज्म के अंदर या तो आपको एनर्जी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है या फिर ऊर्जा जो है वो मुक्त हो सकती है, दोनों ही प्रोसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म में हमारे पास में एनाबॉलिज्म भी आता है और कैटाबॉलिज्म भी आता है, ठीक है। तो एक के अंदर आपके पास एनर्जी जो है वो प्राप्त होती है और दूसरे के अंदर एनर्जी जो है वो मुक्त होती है। मैंगो का साइंटिफिक नेम आपसे पूछा है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। ओके, मैंजीफेरा यहाँ पे इसके जीनस का नाम है, ठीक है, और जो इंडिका है यहाँ पे वो इसकी स्पीसीज का नाम है। अगला सवाल देखिए, डीपीटी वैक्सीन आपसे पूछा है, डीपीटी वैक्सीन किस किस डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए डी जाती है? डी फॉर डिप्थीरिया, पी के लिए यहाँ पे पर्टुसिस की जगह वूपिंग कफ नाम दिया है, दोनों सेम ही है, बट पी से आप ये ना पूछो कि पी है वहाँ तो यहाँ डब्ल्यू क्यों दे दिया आपने, तो पी से है आपका पर्टुसिस और जिसका दूसरा नाम क्या है? वूपिंग कफ, और लास्ट में टी फॉर टिटनस। कौन से ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं? तो आपके 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर इस तरह से 2 एट्रिया हैं, तो यहाँ से जो भी ब्लड आता है वो आकर के यहाँ पे आपके वेंट्रिकल्स के अंदर पूरा मिक्स हो जाता है और मिक्सड ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर पंप होता है। तो आपके जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर क्या होता है? मिक्सड ब्लड जो है वो फ्लो करता है या फिर दोनों तरह का ब्लड आकर के मिक्स हो जाता है। डायनासोर्स जो हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो कहाँ पे क्लासिफाइड थे? वो रेप्टाइल्स के अंदर क्लासिफाइड थे, और डायनासोर्स के लिए बोला जाता है कि आपके जो बर्ड्स हैं, जो एवीज हैं, उनके एंसेस्टर्स थे डायनासोर्स, ठीक है, क्योंकि हमने जो भी मूवीज वगैरह में देखे हैं डायनासोर्स या फिर उनके बारे में जो भी पढ़ा है उनसे यही मालूम है कि डायनासोर्स फ्लाई करते थे। ओके, सो दे वर बेसिकली एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स। Which group of gases contribute to greenhouse effect? ग्रीन इफेक्ट के लिए कौन कौन सी गैसेस जो हैं, कौन कौन सी गैसेस के समूह हैं जो योगदान देते हैं इसमें? वो हो सकते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथेन है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अगला है जो क्रस्टेशियंस है, क्रस्टेशियंस बेसिकली जो आपके इंसेक्ट्स हैं उनका ही एक टाइप होता है, ठीक है। ओके, थोड़ी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। इंसेक्ट्स उसके अंदर किस चीज़ से बने हुए होते हैं? तो इंसेक्ट्स की जो आउटरमोस्ट स्किन है उसमें भी क्रस्टेशियंस की बेसिकली वो काइटिन की बनी हुई होती है। ग्राउंड वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर का एक अच्छा सोर्स है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पोल्यूटेंट है आर्सेनिक, वो यूजुअली नहीं पाया जाता है, उसकी मात्रा कम होती है, इतनी नहीं होती है कि वो आपको कोई हार्म करे। सी वीड जो है या फिर जो भी आपका सी फूड होता है जितना भी, उनके अंदर आयोडीन की मात्रा काफ़ी होती है, ठीक है। तो सी फूड दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन इन अ फूड चेन के अंदर सोलर एनर्जी जो है, सन की एनर्जी जो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, वो टोटल एनर्जी का कितना यूटिलाइज करते हैं? केवल और केवल 1% यूटिलाइज कर पाते हैं प्लांट्स, और उसी के बिहाफ पे पूरी जो दुनिया है उसका न्यूट्रिशन चल रहा है। देखो, ओनली 1% एनर्जी ऑफ सन। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज फाउंड इन थोरैसिक कैविटी? थोरैसिक कैविटी की बात हमने कल ही करी थी। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे पाया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टर्नम के पोस्टीरियर साइड में आपका एक ग्लैंड पाया जाता है जो कि कौन सा है? थाइमस ग्लैंड। आपको आपकी बॉडी में पाई जाने वाली एक ऐसी स्ट्रक्चर बतानी है जो आपके स्किन सरफेस पे, स्किन से थोड़ी डीप में मिलती है, जो बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करती है। ये आपकी होती है लिम्फेटिक वेसल्स। ये आपके शरीर को गर्म रखने में सहायता करती हैं। अब प्रेग्नेंट वेमेन जो है उनके अंदर कॉमनली कौन सी डेफिशिएंसी पाई जाती है? आयरन की डेफिशिएंसी तो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है, यानी अनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है प्रेग्नेंट वेमेन में। और एक और जो डेफिशिएंसी पाई जाती है वो है कैल्शियम की, बट इनमें भी आयरन तो है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन डेफिशिएंसी है। हेप्टेन्स क्या होते हैं? हेप्टेन्स एक्चुअली इम्परफेक्ट एंटीजन्स होते हैं, कंप्लीट एंटीजन नहीं होता, यानी एंटीजन का एक टुकड़ा ही होता है इसमें। एल्जाइमर्स डिजीज क्या है? एल्जाइमर्स, पार्किंसन दोनों आपके ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। ओके,
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको सबसे अच्छी तरह से आप किस तरह से उससे बच सकते हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि वो आपका क्या है, आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता एनवायरनमेंट में अगर आपने उसे फेंक दिया तो हम क्या करेंगे, उसको रिसाइकिल कर लेंगे, उससे कोई और प्रोडक्ट्स बना लेंगे जो कि कहीं और यूज़ हो सके। ग्लोकोमा कहाँ की डिजीज़ है, कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करती है? ग्लोकोमा आपकी आईज से रिलेटेड एक डिजीज़ है। ओके, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है आपकी एक्सहेल्ड एयर में, जो आप बॉडी से बाहर जो एयर निकालते हो रेस्पिरेशन के टाइम में, उसमें 4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट होती है। कितना? 4%। लंग्स कहाँ पे लोकेटेड है आपके? लंग्स आपके लोकेटेड है प्लूरल कैविटी में, आप बोल सकते हो थोरैसिक कैविटी में, आप बोल सकते हो हार्ट के दोनों तरफ बोल सकते हो। तो ये सारे आंसर सही हैं। कौन से पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि क्वालिटी ऑफ एयर जो है उसको ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये पार्टिकल्स जो आपकी वाइटल ऑर्गन्स को भी डैमेज करते हैं? तो ये होते हैं 2.5 pm। pm इसकी यूनिट है पार्टिकुलेट मैटर। इससे कम डायमीटर वाले जो पार्टिकल्स हैं 2.5 से कम, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं आपकी वाइटल ऑर्गन्स के लिए। नेक्स्ट आपके पास में एक स्लोगन दिया हुआ है, 2 बूंद जिंदगी की। ये कौन से प्रोग्राम के साथ में एसोसिएटेड है? तो हम सबको मालूम है ये पोलियो वैक्सीन के लिए है, 2 बूंद जिंदगी की। ओके, तो पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है उससे एसोसिएटेड है ये स्लोगन। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी प्रोसेस में कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की हेल्प से ही सेल्स जो हैं, जितने भी कोशिकाएं हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ कर पाती हैं। तो ये आज के 100 MCQs यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।